Yes, students. So today, chapter 12, the Mauryan Empire. The Mauryan Empire. चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य. He was the person who formed the Mauryan kingdom. आइए बात करते हैं. ये कुछ स्टैचूज है. Yes, this is of Chandragupta Maurya. This is a coin. And this is, any guess? क्या है ये? ये है bilingual edict by King Ashoka. Who was King Ashoka? ओके, आपने सुना है दादाजी और क्या बोलते हैं, पोता या ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चाइल्ड. सो अशोका एंड चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त formed Mauryan Empire and Ashoka was the grandchild of Chandragupta. So in this chapter, this chapter focuses on three people. The chapter name is the Mauryan Empire. So we would study about Chandragupta Maurya. Then we would study about his son Bindusara. And finally, we would study about Bindusara's son Ashoka. But they have mentioned Ashoka the Great. So ये हमें पता करना होगा कि भाई ऐसा क्या है कि अशोका को अशोका द ग्रेट बोला जा रहा है. एंड यस, अशोका के इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस आज भी है, वो वी विल स्टडी. सो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? आई नो यू पीपल आर रेडी. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. The establishment of the Mauryan Empire was of great importance in the history of India. अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, so the establishment of Mauryan Empire is of great importance. मैं आपको बताता हूं क्यों. Before the Mauryan Empire was established, Magad was a very powerful kingdom. Okay? और मगध के जो राजा थे, राजा पद्मानंद, वो basically he was not a very good राजा or a very good ruler. वो ऐसा राजा थे जो अत्याचारी थे, पापी थे, लोगों से सिर्फ टैक्स वसूल करते थे, and he was capable of even selling his mother, that is motherland जिसको अपने बोलते हैं, धरती माँ जिसे हम कहते हैं, he was capable of selling or trading with Alexander the Great, जिन्होंने उस समय भारत पे अपना सिक्का जमाने के लिए he had attacked India, Alexander the Great, और उनका झगड़ा, उनका पहला युद्ध होता है पोरस के साथ. I think we had discussed that. एंड उसी जमाने में चाणक्य गए थे महापद्मानंद मगध के राजा के पास कि देखो राजा बहुत बड़ा समस्या आने वाला है. वी गॉट अ वेरी बिग सिचुएशन एट हैंड. दिस अलेक्जेंडर कैन अटैक मगध एट एनी टाइम. बट यू नो, वो राजा, हाँ, अलेक्जेंडर मेरे ऊपर अटैक करेगा, और अच्छा, तुम एक भिक्षुक ब्राह्मण, तुम मुझे समझाने आए हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं. ए चलो, बिना मेरे इजाजत से तुम मेरे राज्य में कैसे आए? सैनिकों, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो. किसे? चाणक्य को. और उस समय चाणक्य ने प्रण लिया. चाणक्य की चोटी हुआ करती थी. उसने अपना चोटी खोला और बोला, जब तक तुम्हारे जैसे घमंडी और अहंकारी राजा को मैं गद्दी से नहीं हटा दूं, तब तक मैं ये शिकहा नहीं बांधूंगा
और उसी जमाने में चाणक्य का मुलाकात होता है छोटे नन्हे बालक चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त की डेयरिंग नेचर को देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीद लिया। और ये चंद्रगुप्त कौन था? सूर्यगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त। और ये सूर्यगुप्त की हत्या की थी नंद ने, जो मगध का राजा था, नंद ने हत्या की थी उसके पिताजी सूर्यगुप्त की, जो चंद्र को नहीं पता था। और चंद्रगुप्त की मम्मी को भी नंद ने बंदी बना के रखा था। शी वॉज इन प्रिजन। एक माँ की दुआ थी या बद्दुआ थी? माँ की दुआ थी अपने बेटे के लिए कि नहीं, मेरा बेटा आएगा और नंद तुमसे बदला लेगा। और ऐसा ही हुआ। वो चंद्रगुप्त, कैसे पता चला कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है? पैदा होने के बाद ही उसके हाथ में उसकी माँ ने मोर पंख का निशान बनाया था, जो बाद में पता चलता कि हाँ, ये वही बालक है जिसको मैंने पैदा करते के साथ एक गौशाला में छोड़ दिया था। और गौशाला से किसी को मिलता है और वो लोग चंद्रगुप्त को बेच देते हैं चाणक्य को। इस प्रकार से 10-12 साल का बेटा चाणक्य, और 10-12 साल के उम्र का चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर भारत का इतिहास बनाते हैं। और नंद को, जो अपने आप को महापद्मानंद कहता था, उसे गद्दी से हटाते हैं और पूरे भारत में अपना राज्य को स्थापित करते हैं। सो ये इंडिया जो आज हमारे, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं, अगर सोचो, अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य उस राजा को उस समय नहीं हराते तो ये हमारी मातृभूमि 321 या 25 बीसी के आसपास नंद ने अलेक्जेंडर को, समझ लो, बेच दिया होता। ऐसे कई लोग आएंगे, इतिहास हम पढ़ रहे हैं, बाद में हम देखेंगे अकबर आए, बाबर आए, लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज वांटेड टू कम एंड इन्वेड आवर कंट्री इंडिया। लोगों की नजर हमेशा से हमारे देश भारत में थी, है और रहती है। ये इसीलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, द मौर्यन एम्पायर, which is very 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 important. For the first time, the Mauryan ruler were able to unify large parts of India. कौन सा इंसान ऐसा है जो एकता की बात करेगा? यूनिफाई। हमने आगे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि राजा ने अपने अपने किंगडम्स को बढ़ा लिए थे। ये एक ऐसा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य जो यूनिफाई मतलब यूनाइटेड होने का बात कर रहा था कि नहीं, हम एक होके लड़ेंगे। सो ये मौर्यन एम्पायर का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट टाइम ही वाज एबल टू यूनिफाई लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। वरना उस जमाने में हर राजा अपने अपने राज्य, अपने अपने जमीन, अपने अपने लैंड को लेकर कि भाई ये हमारा राज्य है, सारे राज्य को जोड़कर एक देश भारत बनाया, तो चंद्रगुप्त के डायनेस्टी ने शुरू किया। इसीलिए इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दिस चैप्टर बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। Important rulers of this dynasty were Chandragupta Maurya, Bindusara and Ashoka the Great. जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, और उन्होंने लिखा है एक किताब, अर्थशास्त्र, The Arthashastra by Kautilya and the Indica by the Greek ambassador. मैंने कहा था ना कि ग्रीक, Alexander was of Greek origin, right? तो ग्रीक ambassador ने भी एक किताब लिखा, इंडिका। इसको याद करने के लिए आप समझ सकते हो, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिका। By the Greek ambassador Megasthenes are two books that provide information about the Mauryan period. ये दो किताबों से पता चलता है कि मौर्यन पीरियड के में क्या सिचुएशन थे। The edicts of Ashoka
carved on the rocks and pillars are also important source of the information of the Mauryan Empire. Edicts क्या होता है? Edicts एक रॉयल कमांड होता है, राजा का एक कमांड, उसे हम कहते हैं एडिक्ट्स। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में सोर्स, ये हिस्ट्री का सोर्स कहाँ से मिला? हिस्ट्री का सोर्स आर्कियोलॉजी से भी मिलता है, हिस्ट्री का सोर्स टेक्स्ट बुक से भी मिलता है। तो यहाँ हमें बुक से मिल रहा है। कौन से दो बुक से हमें सोर्स मिल रहा है मौर्यन एम्पायर का? अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य एंड इंडिका बाय द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आर यू रेडी? जब चंद्रगुप्त की मम्मी प्रेग्नेंट थी, उसके पिताजी का नाम था सूर्यगुप्त। चंद्रगुप्त की मम्मी ने नाम सोचा और अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, कहा कि मैं अपने बेटे का नाम चंद्र रखना चाहती हूँ। और उसी समय उसके पिताजी ने कहा, भूलना मत कि चंद्र का उदय तो सूर्य के अस्त के बाद ही होता है। कहने का तात्पर्य था कि चंद्र जो है, जब सूरज डूबता है तब चंद्र उगता है। और ऐसा ही हुआ, उसके पिता की हत्या कर दी गई और यस, ये चंद्र उगा, बट बहुत सालों बाद उगा, क्योंकि 18-20 साल का ट्रेनिंग के बाद ही चैलेंज द नंदा। आइए, सो आई थिंक यू गाइज आर रेडी। चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. He seized the throne of Magad, overthrowing the Nanda king. धनानंदा, उसका नाम था धनानंदा। In 321 BC. Under Chandragupta, the Mauryan Empire extended from Bengal and Assam in the east ये अगर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, राइट? सो ईस्ट में बंगाल एंड असम, दैट इज बी एंड ए। वेस्ट में भी बी एंड ए है, दैट इज बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए लिख के देख रहा हूं, आपको याद रहे एग्जामिनेशन में। एंड नॉर्थ में कश्मीर एंड नेपाल, सो एन से नेपाल और कश्मीर, राइट? एंड साउथ में डेक्कन प्लेटू इन द साउथ, ठीक है? सो साउथ में है डेक्कन प्लेटू, डीपी। अरे डीपी सर, फेसबुक व्हाट्सएप का डीपी का बात कर रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर इसी डायरेक्शन को बिंदुसारा एक्सपैंड करेंगे और इसी डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अशोका अपने एम्पायर को और एक्सपैंड करेंगे। सो फॉर यू स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप इग्नोर मत करिए। किस किंग का, किस राजा का राज्य कितना बड़ा हुआ करता था, यह जानकारी आपको होना चाहिए। सो चंद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्ट में बंगाल एंड असम, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट में बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में नेपाल एंड कश्मीर और साउथ में डेक्कन प्लेटो तक जो राज्य था वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। दिस वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन इंडिया। चलिए, ये आप जो देख रहे हो, ये मिलिए चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके, हाय हेलो कह दिया, हेलो बोल लो। हे चंद्रगुप्त, हाउ आर यू, वी मिस यू। आपने इतनी महान काम किया तो हम हिस्ट्री में आपको पढ़ रहे हैं। वी सैल्यूट यू चंद्रगुप्त। ऐसा ऐसा अगर मन में विचार आ रहा तो बोल सकते हो। नहीं नहीं सर, हमारे विचार ऐसे नहीं आ रहे, हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा, कितना बोरिंग है, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अरे वैसे करोगे तो यस, बोरिंग हो जाएगा, बट ये हिस्ट्री में हिज स्टोरी। आप पढ़ रहे हो किसी एक इंसान के बारे में, आप भी वो इंसान हो, आपके अंदर में भी अगर वो ज्वालामुखी हो कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो लोग आपके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। सो
आइए पढ़ते। चंद्रगुप्ता's मेंटर एंड प्राइम मिनिस्टर कौन था? चाणक्य। मेंटोर का मतलब क्या होता है? सर हम तो मेंटोर्स जानते हैं, दिमाग की बत्ती जला दो, मेंटोर्स का ऐड जानते हैं। यहाँ बस वहां एस और यहाँ आर है, यस वैसा ही समझ लो। दिमाग की बत्ती जो जला दे उसे कहते हैं मेंटोर, राइट? और इन्होंने एडवर्टीजमेंट में बना दिया मेंटोस। ओके, सो चंद्रगुप्ता का मेंटोर थे चाणक्य जी, और उनके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भी थे चाणक्य जी। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दो वर्ड है यहां पर बच्चों, फाउंडेशन। किसी भी चीज को बनाने में इनका भूमिका था, बट बनाने के बाद चलाने में भी इनका भूमिका था। गवर्नेंस, सिर्फ बनाया नहीं, बनाने के बाद मेंटेन किया, गिरने नहीं दिया और आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? चाणक्य ने। ठीक है। चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, वॉज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सब कुछ लिख डाला, क्योंकि चाणक्य इंटेलिजेंट था। चाणक्य को मालूम था कि मैं और 100 साल जीवित नहीं रहने वाला हूं, मगर ये जितने मेहनत से मैंने ये मगध एम्पायर और पूरे भारतवर्ष को एक किया है, आने वाले टाइम पे चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा या बिंदुसारा का बेटा को अगर राज्य संभालना हो, हम तो नहीं रहेंगे, उसे गाइड कौन करेगा हमारे एब्सेंस में? ये किताब उसे गाइड करेगा। तो बेटा बिंदुसारा, जब भी तुम्हें दिक्कत हो ये किताब देख लेना। ये किताब में जो मैंने लिख रखा है, तुम समझ लो मैं जिंदा रहूं या मैं ना रहूं, यू जस्ट फॉलो। इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, हिज टीचिंग्स विल गाइड यू। तो टीचर भले ही नहीं थे, बट उनका टीचिंग्स था। एंड यस, विद द टीचिंग्स ऑफ द टीचर, द मौर्यन एम्पायर लास्टेड फॉर मोर देन 100 years। तो ये बताता है एक अच्छे टीचर का वैल्यू। जिंदगी में अगर आपके पास एक अच्छा गुरु हो तो जिंदगी बहुत अच्छा हो सकता है। पैसों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। यस, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, चाणक्य का किस्सा सुनाना चाहता हूं। चाणक्य जब नंद के मगध में जब वो गया था, चाणक्य वॉज फ्रॉम टैक्सिला, तक्षशिल बोलते थे, तो ही वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम टैक्सिला। और उसी के जैसे आज आपके क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो तक्षशिला के चाणक्य भी एक स्टूडेंट, और नंद के जो एडवाइजर थे वो भी तक्षशिला के एक स्टूडेंट थे। तो दे वर ऑल बोथ क्लासमेट्स। तो नंद का जो एडवाइजर था वो चाणक्य को बोलता, देखो चाणक्य, तुमने क्या हाल बना रखी है, एकदम भिक्षुक की तरह जिंदगी जी रहे हो। मुझे देखो, मैं एक बड़ा राजा को का एडवाइजर बन गया। तो चाणक्य ने कहा, तुमने अपने ज्ञान और विद्या से एक अधर्मी राजा के यहां पर अपना सेवा दे रहे हो। मेरे अंदर विद्या है, मैं किसी भिक्षुक को भी ज्ञान देकर राजा बना सकता हूं। ये था चाणक्य का कॉन्फिडेंस कि तुम राजा के यहां गुलामी कर रहे हो, बट मेरे पास वो ज्ञान का पावर है, और उस ज्ञान के पावर से मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं। और यस, चाणक्य प्रूव्ड इट, ही मेड चंद्रगुप्त द राजा। सो बच्चों, नॉलेज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। सो प्लीज पूरे दिल से और दिमाग की खिड़की को खोलकर नॉलेज को आने दो। Legend has it that Chanakya was thrown out by the Nanda king, whereupon he swore, कसम खाया, रिवेंज लूंगा मैं। While in Magad, चाणक्य by chance met चंद्रगुप्त। ये सब कहानी मैंने आपको अभी जस्ट क्लास शुरू होने से पहले, बस क्लास जब शुरू किया था तब बताया मैंने आपको। चाणक्य was impressed by the young boy and immediately took him under his wing। चाणक्य इम्प्रेस्ड बाय द यंग बॉय। ऐसा क्या हुआ था सर कि चाणक्य इस यंग बॉय चंद्रगुप्त से इम्प्रेस हो गया? मैं आपको बताता हूं कहानी। नंद जो है, द नंदा किंग की एक बेटी थी,
जिसे वो नंदिनी कहता था। और नंदिनी के बर्थडे वाले दिन वो पूरे के पूरे राज्य से सोना टैक्स में ले रहा था। माई डॉटर्स बर्थडे, यू हैव टू गिव मी द गोल्ड। और लड़ाई झगड़ा मार पीट करके भी वो गोल्ड ले रहा था। चंद्रगुप्त जाता है उस जगह पर और चंद्रगुप्त राजा को बोलता है कि देखो, अगर तुम्हारे सैनिक मुझे पकड़ लिए तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अगर तुम्हारे सैनिक मुझे नहीं पकड़ पाए तो ये जितना भी सोना तुमने ले रखा है तुम्हें सबको वापस करना होगा। नंद ने कहा, अगर मेरे सैनिक तुम्हें पकड़ लिए चंद्रगुप्त तो मैं इन लोगों से डबल टैक्स लूंगा। एंड यस, चंद्रगुप्त ने कहा यस, मुझे मंजूर है, क्योंकि चाणक्य देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। एंड यस, चंद्रगुप्त इतना तेज था कि नंद के सैनिक नहीं पकड़ पाए। एंड यस, फ्रॉम देयर चाणक्य गॉट इम्प्रेस्ड कि इस बालक में जरूर कुछ ना कुछ बात है, ये बालक मुझे चाहिए। ही गोज टू द हाउस ऑफ चंद्रगुप्त पेरेंट्स, जो कि असली माँ बाप नहीं थे, और उनसे ही बाइज ही परचेजेस चंद्रगुप्त, सोना की मुद्राएं देकर ही परचेजेस है। और वो कहता है चंद्रगुप्त से कि बस तुम्हें मेरी बात मानना है। और यस, चंद्रगुप्त ने उस दिन कसम खाई कि यस, मैं जो आचार्य चाणक्य कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस उसके बाद होना क्या था, he defeated and he established a very big empire, the first empire to unite the entire country, the Mauryan Empire. So टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। The shrewd Chanakya trained young Chandragupta and together they planned the conquest of the Nanda kingdom. दोनों ने मिलकर किया। After Alexander's death, उसी दौरान अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस वन निकेटर, one of his generals, gained control of the territories. कहां पर टेरिटरीज मिला उन्हें? वेस्ट ऑफ द इंडस, which stretched to the एशिया माइनर। सो याद करना होगा आप लोगों को, वेस्ट ऑफ द इंडस which stretched to the एशिया माइनर। ये टेरिटरी किसके पास थी? ये टेरिटरी थी सेल्यूकस वन निकेटर के पास। ये टेरिटरी कहां से आया? वेस्ट ऑफ द इंडस और एशिया माइनर तक के जो राजा थे वो उन्होंने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए थे। अब होता क्या है आगे? सेल्यूकस वांटेड टू रिकवर ऑल ऑफ द अलेक्जेंडर्स टेरिटरीज। बहुत सारे टेरिटरीज तो चंद्रगुप्त के पास चले गए थे, राइट? अब सेल्यूकस चाहता था कि नहीं, मैं चंद्रगुप्त से युद्ध करूंगा। In 305 BCE, he crossed the Indus but was confronted by Chandragupta Maurya, who defeated him. देखो 321 BC में, ये इंपॉर्टेंट है, 321 BC में चंद्रगुप्त ने नंदा किंग को हराया। उसके कितने साल बाद, ये देखो हिस्ट्री पढ़े हुए तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने साल बाद? 321 and 305, 16 years. After 16 years, this fellow, which fellow? Nicator. Which Nicator? Seleucus Nicator I. He challenged Chandragupta. होता क्या है? क्या चंद्रगुप्त हार जाएगा? नहीं नहीं नहीं, चंद्रगुप्त उसे हरा देता है। सेल्यूकस वन को हराता है चंद्रगुप्त। और होता क्या है? सेल्यूकस वन हैड टू गिव चंद्रगुप्ता द एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस। जो उसके पास था वो भी चंद्रगुप्त का हो गया, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। जो हमने पढ़ा था ना अभी कि चंद्रगुप्त का एम्पायर इतना बड़ा था, वेस्ट में हमने पढ़ा था बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान तक था। तो ये एम्पायर बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान 16 साल के बाद ऐड होता है, जब उसने
सेल्यूकस निकेटर वन को 305 BCE में हराया, तब ये एम्पायर ऐड हुआ। और तो और चंद्रगुप्त को सेल्यूकस वन की बेटी हेलेना भी मिलती है। He also gave his daughter in marriage to चंद्रगुप्त। सर आप तो ऐसे बोलते हैं मिलती है जैसे कि कोई गिफ्ट था। अरे नहीं भाई, शादी हुआ है, मैरिज। क्या नाम था बेटी का? बेटी का नाम था हेलेना। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त के एम्पायर के बारे में। Chandragupta set up an extensive empire ranging from the Himalayas and the Kabul Valley in the north. ये नॉर्थ का बात कर रहा है, जहां हमने नेपाल और कश्मीर का बात किया था। So Himalayas and Kabul Valley in the north to the Vindhya range in the south. साउथ में डेक्कन प्लेटू का बात किया था, तो डेक्कन प्लेटू के वही आसपास विंध्य रेंज है। He also established an excellent administration system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं हो तो दिक्कत है। Which enabled the continuation of the empire for more than 100 years. What enabled the empire to continue for more than 100 years? If I ask you, it is the good administration system. ये good administration system का क्रेडिट किसे जाता है? चाणक्य जी के अर्थशास्त्र को भूलना मत। In 297 BC निकेटर को इन्होंने कब युद्ध किया? 305। सो बेसिकली 8 साल बाद चंद्रगुप्त ने कहा अब मैं थक गया, अब मैं और राज्य का भार नहीं लेना चाहता। अगर मैं पूछूं चंद्रगुप्त ने कितने साल तक राज्य किया एज अ राजा, तो आपका आंसर होना चाहिए 321। नंदा को कब हराया चंद्रगुप्त ने? नंदा को हराया 321। और अपने बेटे को कब अपॉइंट किया? 297। सो बेसिकली 21 + 3, 24 इयर्स तक ही रूल्ड द किंगडम। और इमेजिन करो कि नंदा को हराते समय अगर चंद्रगुप्त का एज मेरे ख्याल से 24 साल से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो 50 साल की उम्र के लगभग ही टुक द रिटायरमेंट। और उन्होंने किसे रिटायरमेंट दिया? रिटायरमेंट के बाद ही इनवाइटेड हिज सन बिंदुसारा की आओ बेटे आओ, अब तुम जवान हो, एनर्जेटिक हो, यू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इट वाज अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, इजी नहीं होता है, लोगों से छूटता नहीं है, लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं पावर को। पावर में एक अलग नशा है। अगर सोचो, अगर आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए और 2 महीना बाद बोले कि नाउ यू आर नो लॉन्गर मॉनिटर, समबडी एल्स वुड बी द मॉनिटर, आपको अच्छा नहीं लगता है। स्कूल कैप्टन अगर आपको बना दिया जाए तो आप चाहोगे कि हमेशा आप ही स्कूल कैप्टन रहो। पावर से सीखो, बट पावर से ही अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो बच्चों कभी भी, राइट? विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विथ पावर इफ यू गेट ईगो, इफ यू गेट दैट अहंकार, ये बहुत खतरनाक साबित होता है। तो मैं चाहता हूँ क्लास 6 के बच्चे हो, अभी से आप लोग समझ के चलो कि यस, हमें पावरफुल बनना है, बट पावरफुल बनने के लिए हमें अंदर की जो अच्छाई है वो हमें पावरफुल बनाती है। ओके, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य abdicated the throne in favor of his son बिंदुसारा। बिंदुसारा तो भाई बिंदु लगाते हैं ना, जैसे फुल स्टॉप। तो बिंदुसारा ने कहा अच्छा पापा ने जो राज्य को अभी तक नहीं जीता, मैं सारे राज्य को जीत लूंगा, उसके बाद मैं बिंदु लगा दूंगा। बिंदुसारा, ठीक है, ये मैं मजाक कर रहा हूं। बिंदुसारा के बारे में डिस्कशन करते हैं, मगर उसके पहले अगर आप चाहो तो वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक।
डिस्कशन अबाउट बिंदुसारा। बिंदुसारा क्या किया? बिंदुसारा ने और एम्पायर को एक्सटेंड किया, राइट? एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर साउथवर्ड्स। किस डायरेक्शन पे? बिंदुसारा, एस, ठीक है, सारा एस से, प्लस साउथ से मैं शुरू करूंगा, एज फार एज मैसूर, ठीक है। ही डिफीटेड एंड एनेक्स्ड 16 स्मॉल किंगडम्स, मैसूर, माई, एंड देन अगेन एस फॉर 16 किंगडम्स। सो बेसिकली बिंदुसारा में एस का बड़ा वैल्यू है, ये याद रखना, ठीक है। ही एनेक्स्ड 16 एस फॉर स्मॉल किंगडम्स। चलो, द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बिंदुसारा फंक्शनड स्मूथली। कैसे? क्योंकि चाणक्य जी की जो नीति थी वो थी उनके पास। ड्यूरिंग हिज रेन द मौर्यन एम्पायर डेवलप्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद द ग्रीक्स, द सीरियंस एंड द इजिप्शियंस। डिप्लोमेटिक, याद करो हेलेना जी आ गई थी फैमिली में, और हेलेना कहां से थी? हेलेना ग्रीक से थी। अगर हेलेना जी आ जाएगी तो यस ऑफ कोर्स, डिप्लोमेटिक मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। आप हम पर अटैक मत करिए, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, हम दोनों मित्र हैं, फ्रेंड्स ऑफ कन्वीनियंस, ओके। सो ग्रीक, सीरियन एंड इजिप्शियंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हुआ। अब हम बात करेंगे बिंदुसारा के पुत्र अशोका, और उसे क्यों कहते हैं अशोका द ग्रेट। आइए, बिंदुसारा सन अशोका was one of the world's greatest rulers. His empire stretched from the present day Pakistan and Afghanistan in the west. तो वेस्ट में क्या थे हमारे पास? वेस्ट में हमारे पास थे बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट अशोका के आने से ये बी बन गया पी, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो बेसिकली बी पी कैसे बनता है? अगर हम इसे ऐसे इरेज कर दें, एक मिनट, ये है बी और ये है पी। चलिए व्हाटएवर, ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हिस्ट्री है, बोरिंग है, दिमाग में सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम का दरकार है। सो वैसे एक मूवी भी आई थी, हिंदी मूवी अशोका, जिसमें शाहरुख खान एंड करीना कपूर है। आप चाहो तो वो मूवी भी देख सकते हो। सर अब क्या पढ़ाते पढ़ाते कर रहे हो ऐसी बातें? सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग सेटल हो जाए। आइए, आर वी रेडी? हमने पढ़ा चंद्रगुप्त के बारे में, हमने पढ़ा बिंदुसारा के बारे में। बिंदुसारा के बारे में हमने क्या पढ़ा? बिंदुसारा के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने साउथ वर्ड्स को चूज किया, साउथ वे उन्होंने मैसूर तक एक्सटेंड किया, और 16 छोटे छोटे 16 स्मॉल किंगडम्स को भी उन्होंने अपने राज्य में ऐड कर दिया। और उसके बाद हम ये जाने कि बिंदुसारा के टाइम पे भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथ था, और उनकी स्टेप मदर हेलेना के कारण ग्रीक, सीरिया एंड इजिप्शियन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए। मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अशोका द ग्रेट। सो एंड हु वाज अशोका? अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड grandson of Chandragupta Maurya. His empire stretched from present Pakistan and Afghanistan in the west. वेस्ट की तो बात हो गई, ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में बांग्लादेश तक पहुंच गए थे। टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड इंडियन स्टेट ऑफ असम in the east and as far as Karnataka in the south. Okay, so Mysore, बिंदुसारा और अशोका में ASHOK, K फॉर कर्नाटका, याद रखिएगा, ठीक है। सो अशोका जी ने कर्नाटका इन द साउथ तक अपने किंगडम को बढ़ा दिया। इट ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड कश्मीर। नेपाल एंड कश्मीर तो शुरू से थे, तो ये बताया जा रहा कि यस, नॉर्थ में नेपाल एंड कश्मीर थे हमारे पास। हिज कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है। कलिंग वॉर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
अशोका को लगा कि भाई देखो इतना बड़ा एम्पायर है, बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑल द किंग्स। हर राजा चाहता है कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, और बिजनेस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। सो कलिंग जो है, कलिंग के पास था, जैसे आज के दिन में हम एयरपोर्ट जानते हैं, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, तो वैसे ही सी पोर्ट। उन दिनों एयरक्राफ्ट्स नहीं हुआ करते थे, बट जहाजें हुआ करती थी, शिप्स। एंड शिप्स यूज टू कैरी द गुड्स ऑफ ट्रेड। इंडिया से हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ग्रीक से कुछ इंपोर्ट किया, तो ये बिजनेस था। और पोर्ट किसके पास था? कलिंग के पास। सो अशोका को लगा कि ओहो, अगर ये कलिंग हमारे राज्य में जुड़ जाए तब तो बिजनेस ही बिजनेस होगा। और कलिंग के जो राजा थे वो रेडी नहीं थे कि अशोका के साथ किसी भी प्रकार का मित्रता कर ले, कोई भी एडजस्टमेंट कर ले, कोई रिलेशन बना ले। नो 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 अशोका, यू माइट बी अशोका, बट नहीं, मैं कलिंग का राजा हूं, मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता हूं। तो अशोका ने भी कहा ठीक है भाई, तू मत कर, तो मैं भी अशोका हूं। ए अशोका को चैलेंज करते हो? हाँ हाँ, कोशिश कर रहा था, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूं। कलिंगा, which is called the modern day Orissa, was a great maritime power. The control of Kalinga gave access to trade with the Southeast Asian countries. Southeast Asian countries के साथ अगर हमें ट्रेड करना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मेरे ख्याल से ये अपना सिंगापुर, प्रेजेंट मॉडर्न सिंगापुर, या बैंकॉक, थाईलैंड, उस साइड के जो कंट्रीज है उनके साथ बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास कलिंग राज्य हो। देयरफॉर अशोका अटैक्ड कलिंगा, प्लंडरिंग एंड कॉजिंग इमेंस डिस्ट्रक्शन इन द रीजन। देखो लालच इंसान से क्या नहीं करवा देता है। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी ये छोटा सा कलिंग राज्य पर नजर था कि ये कलिंग भी हमें मिल जाए तो बस मजा ही मजा है। और मिला, ही फॉट अ बैटल, बट वो जो कलिंग मिला अशोका को, कितने लोगों की हत्या करने के बाद कलिंग मिला। फिर अशोका को रियलाइज हुआ, क्या मैं बिजनेस के लिए, पैसों के लिए इतने लोगों की हत्या मैंने करा दी? क्या ये पैसा इंपॉर्टेंट है या लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? उसके आत्मा पर बहुत सारे क्वेश्चंस ने घेर लिया जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्त्री, लेडीज विधवा हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने पापा को खो दिया। उन लोगों का बद्दुआ से डर लग गया अशोक को कि नहीं, ये शायद मैंने गलत कर दिया है। देखो, राज्य अशोका के पिताजी चंद्रगुप्त ने भी नंद को हराया था, पर नंद एक लालची राजा था। मौर्यन एम्पायर में लालच नहीं आया था। अशोका ने एक ऐसा काम किया जो लालच में किया, तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज फील हुआ कि नहीं, वी पीपल, हमारे पूर्वजों ने, बिंदुसार हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, चाणक्य जी ने हमें ये लालच करना तो नहीं सिखाया था, और मैं लालची हो गया। तो कहीं ना कहीं उसे ये फील होना शुरू हुआ। और उसके बाद क्या होता मैं आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। द कलिंग वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका's life. He was filled with guilt and sorrow. गिल्ट एंड सॉरो, बहुत दुख और बहुत आत्मग्लानि। when he saw the death and destruction caused by the war, he decided to give up violence. अब मैं और लड़ाई नहीं करूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, and spread the message of love. हाँ, बोलने को आप बोल सकते हो कि सर पूरा राज्य तो उसके कंट्रोल में आ गया, कलिंग बचा था, कलिंग भी ले लिया, अब सब लेने के बाद बोलता हाँ हाँ अब मुझे कोई वायलेंस नहीं करना है। नहीं, अगर किसी को वायलेंस करना है तो वो वायलेंस कैसे कर सकता था? पूरा राज्य, सोचो कितना बड़ा अहंकार आ सकता था, लोगों को टैक्स देने पर मजबूर कर सकता था। ये इंपॉर्टेंट है। ही कुड हैव फोर्स पीपल कि आप मुझे और दो, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता है। बट नहीं, अशोका ने वाकई ही दिल से, ही वॉज गिल्टी, दिल से दुखी था। कैसे सर, आप कैसे प्रमाण कर सकते कि उसका दिल से वो दुखी था? आपके बोलने से हम क्यों मान ले? मैं बताता हूं, प्रमाण देता हूं। जब आप दिल से दुखी होते हो कि नहीं मैंने गलत किया, मैंने लोगों की पैसे लूटने के चक्कर में, इस पैसे के चक्कर में मैंने इतने लोगों का नुकसान किया,
तो आपका पैसे से वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है अगर आप वाकई ही दुखी हो तो। यस, अशोका वाकई दुखी था, क्योंकि जिस पैसे को लेकर उसने इतना गलत काम किया, अशोका ने दोनों हाथों से पैसे को लुटाया है, ये हम समझेंगे। अशोका ने पैसे को डोनेट किया है। आओ स्टूपास बनाओ, मोनेस्ट्रीज बनाओ, विहारास बनाओ, प्रेयर हॉल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, मेरे से पैसे ले लो। इस पैसे को लेकर मैंने जितना गलत काम किया, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे लोगों के आंखों में विश्वास चाहिए, मुझे लोगों के आंखों में प्यार चाहिए। और यस, मैं राजा हूं, इतने बड़े जगह, इतने बड़े कंट्री, इतने बड़े देश का राजा हूं। यस, मैं प्यार का परचम लेकर लहराऊंगा, और मैं अकेला नहीं। अगर मैं दिल से आत्मग्लानि में भरा हुआ हूं, तो मैं अपनी बेटी संघमित्र और अपने बेटे महेंद्र को भी रिक्वेस्ट करूंगा, बेटे प्लीज, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में। मैंने बहुत युद्ध किए हैं, प्यार इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटे तुम श्रीलंका जाओगे इस प्यार का उपदेश और संदेश लेकर। अशोका ने ये जो अपनाया, इसे कहते हैं अशोका धर्म। एंड यस, ही वाज अ पावरफुल किंग। उसने अलग अलग पिलर्स पे अशोका धर्म को वहां धम्मा बोलते थे, तो उन्होंने लिखवाया। हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि यस, व्हाट वाज द 4 धर्म्स ऑफ अशोका। चलिए, हिज पॉलिसी ऑफ दिग्विजय और कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड चेंज टू धर्म विजय और कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म। उसको समझ में आ गया कि यस, बलपूर्वक फोर्स से मैं किसी का जमीन तो ले सकता हूं, बट मुझे अगर किसी का दिल जीतना हो, तो दिल तो मैं धर्म के रास्ते पे चलकर ही जीत सकता हूं। सो दिग्विजय से उसने अपना ध्यान हटाया, और किस जगह उसने अपना ध्यान केंद्रित किया? उसने अपना ध्यान केंद्रित किया धम्मा विजय। धम्मा मतलब धर्म से विजय, और कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, उसी जमाने में बुद्धा, 6th सेंचुरी बीसी, बुद्धिज्म जैनिज्म याद करो, राइट। बुद्धा के टीचिंग से ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। He devoted his life to the welfare of the people. He therefore adopted the policy of Dhamma as the main principle for governing his subjects. Governing his subjects मतलब, अरे सर केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, अरे नहीं, सब्जेक्ट मतलब उसके प्रजा। ओके, प्रजा को गवर्न करने के लिए उन्होंने धर्म का पालन किया। He was highly influenced by गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा ने भी कहा था अहिंसा और नॉन इंजुरी टू एनीवन। यस, अशोक ने भी ऐसा ही कहा, अशोकास धम्मा। अब क्योंकि राज्य अशोक का है, राजा अशोक का है, राजा जो बोलेगा प्रजा को सुनना पड़ेगा। तो अशोक ने क्या कहा? द वर्ड धम्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। तो अशोक ने पूरे देश, पूरे भारतवर्ष पर एक ही चीज कहा कि आओ मिलकर ड्यूटीफुल बनते हैं। ठीक है, कैसे बनना है आगे हम चर्चा करेंगे। अशोका डिफाइंड द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा एज फॉलोज। मतलब मैं आपका राजा हूं, मैं ये धर्म को फॉलो करना चाहता हूं, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी प्लीज फॉलो करिए। और क्या फॉलो करने कहा? उन्होंने कहा नॉन वायलेंस और अहिंसा। ही अर्ज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स। रिलीजन को लेकर मत झगड़ा करो भाई, कि मेरा धर्म ऊंचा तुम्हारा धर्म नीचा, वैदिक के साथ झगड़ा, उसके साथ प्लीज कुछ मत करो। ही एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, जिसे जो फॉलो करना करने दो, हम अपना पीस को नहीं कुर्बान करेंगे, रिलीजन को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे, अशोक ने उस समय कहा। और ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स। He advised that elders were to be respected and children treated with understanding. बच्चों को ऐसे ट्रीट करो कि यस बच्चे, हम समझने का चेष्टा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुमको, हम समझेंगे तुमको। वो विश्वास दिलाओ बच्चे के मन में कि यस, we as elders, we are here to understand you.
जब बच्चे के मन में ये विश्वास होगा कि यस, दे एज एल्डर्स आर रेडी टू अंडरस्टैंड अस एंड दे आर देयर टू अंडरस्टैंड अस, ऑटोमेटिकली वो बच्चा अपने एल्डर को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इट्स अ बोथ वे ट्रैफिक। और आगे जेनरोसिटी, मैंने भी आपको बताया था ना, पैसे, जिस पैसे को लेकर युद्ध किया उस पैसे से क्या मैं हट सकता हूं, क्या मैं उस पैसे का त्याग कर सकता हूं? जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब उदारता, ओपन हार्ट, दिल से खर्च करना। ही एनकरेज्ड चैरिटी टुवर्ड्स ऑल इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं उसे ही, नहीं, सब। एम्परर अशोका was known by the title Devanpiya Piyadasi, which means beloved of the god and one who regards all with affection. जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको अलग अलग उपाधि मिलती है, तो यस, ये उपाधि उन्हें मिला, देवनम पिया पियादासी, कि यस भगवान के प्रिय है और हमें भी कितने प्यार करते हैं। He treated his people as his children. सोचो, प्यार करने से पूरा देश उनको एक पितृ भाव में देखने लग गया कि ये हमारे पिताजी है। Emperor Ashoka strictly followed the principles of Dhamma. He set an example that others were inspired to follow. अगर आपके घर के पिताजी स्ट्रांग है, वो आपको स्ट्रांग वैल्यूज देंगे, तो यस आप भी फॉलो करोगे। और क्या किया अशोका ने? He built stupas, viharas and chaityas for Buddhist monks throughout his empire. He also gave donations to these viharas and chaityas. Ashoka sent learned Buddhist scholars to different countries to propagate his Dhamma. He sent his daughter Sangmitra and son Mahendra to spread Buddhism in Sri Lanka. फैला दो, पूरे देश में पीस होना चाहिए। Ashoka's edicts were set up not only to spread Buddhism but also to spread the message about his ideas on society and governance. राजा है तो राजा का आइडिया इंपॉर्टेंट है, राजा का आइडिया अबाउट सोसाइटी, अबाउट गवर्नेंस। तो राजा ने क्या आइडिया दिया? स्लेवरी, समाज में ये जो खरीदा बेचा जाता है ना, कि किसी मनुष्य को खरीद ले रहे हो, उसे गुलाम बना ले रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मत करो, ये बहुत गलत चीज है। हंटिंग, आप किसी का शिकार करके उसे मार रहे हो, फिशिंग, अहिंसा, मत करो मत करो, हंटिंग मत करो, फिशिंग मत करो। डिफॉरेस्टेशन, अरे पेड़ों में भी तो जान है, इसे क्यों मार रहे हो? Ashoka's edicts. Edicts are the royal proclamation or commands. Emperor Ashoka sent his edicts to different parts of the empire where they were engraved on rocks. कहां कहां पर थे? Rocks. या polished stone pillars. Polished stone pillars, STONE pillars. And caves for the common people. Rocks, polished stone pillars and caves. याद रखना आपको, क्या याद रखना? RPC, rocks, pillars and caves. To follow the principles of Dhamma and practice ahimsa or non-violence. ये अशोका पिलर, ये मैप दिखा रही है कि ये अशोका के एम्पायर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी राज्य बिना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं चल सकता है, राइट? सो अब डिस्कस करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक रिटन बाय चाणक्य, दैट इज अर्थशास्त्र। इन द अर्थशास्त्र, चाणक्य gave guidelines on how to run a good government. Ashoka based his administration on these guidelines. The king was all powerful. कहा, किसने कहा? चाणक्य ने कहा। The king was all powerful. A council of ministers called the मंत्री परिषद, आज भी ये वर्ड यूज करते हैं, advised him. राजा पावरफुल है बट उसे एडवाइस की दरकार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्री परिषद उन्हें एडवाइस करते हैं। There were different departments such as treasury,
security, revenue, industry, etc. Officials were appointed by the king to look after each department. उन्हें क्या कहा जाता था? महम मातास, महमातास, ठीक है. Mahamatas looked after various aspects of administration. The empire was divided into 4 provinces with the capital at Pataliputra. The expansion and defense of the empire was made possible by the largest standing army of its time. Expansion, अगर हमें अपना empire राज्य को expand करना है तो yes, हमारे पास बहुत बड़ा empire है और उतना ही बड़ा empire के पास है हमारे पास मिलिट्री पावर, डिफेंस पावर. द एक्सपेंशन एंड डिफेंस, एक्सपैंड करना है तो मिलिट्री चाहिए, डिफेंस करना है तो मिलिट्री चाहिए. तो ये पॉसिबल था बाय द आर्मी. अ वास्ट एस्पियोनेज, दैट इज स्पाई, गुप्तचर वर्कड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. बाहर के राज्य में अगर किसी ने प्लान कर रहा है कि ये आक्रमण करना है, खुफिया सिक्योरिटीज, खुफिया जासूस काम कर रहे हैं. द स्पाई सिस्टम ऑल्सो केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द ऑफिशियल्स. अगर हमारे राज्य में कोई घूसखोर ऑफिसर है, गलत काम कर रहा है, तो उसे उसका भी खबर राजा के पास पहुंच जाता था. अच्छा, हमने एक छोटा सा पोर्शन मिस कर दिया, चलो इसे भी हम पढ़ लेते हैं. एडिक्ट्स के बारे में. एडिक्ट्स, these edicts were written in different scripts. Most of them were composed in Prakrit, the language of the common people, and written in Brahmi script. In the northeast, these were written in Greek, Kharoshti, and Aramaic scripts. नॉर्थवेस्ट में ये 3 लैंग्वेजेस पे, ग्रीक, खारोस्टी and Aramaic scripts. These inscriptions promoted the Buddhist moral code. They encouraged people to follow the principles of Dhamma and practice ahimsa or non-violence. चलिए, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं मौर्यन इकोनॉमी एंड ट्रेड. इकोनॉमी मतलब पैसों का लेन देन, और ट्रेड एंड पैसा साथ साथ चलता है. कोई भी राज्य में अगर बहुत अच्छे तरह से ट्रेड अगर करना है, राज्य तो बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था. पॉलिटिकल यूनिटी मतलब बेसिकली अलग अलग प्रांत एक ही राजा के अंडर में था. सो पॉलिसी एक ही है थ्रू आउट द कंट्री, वन पॉलिसी. सो पॉलिटिकल यूनिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग अनुशासन. अगर कोई एक्शन लेना हो राजा को, तो राजा तुरंत का तुरंत एक्शन लेने के केपेबल है. एक्शन के डर से लोग ईमानदारी से काम करते हैं. यस, पॉलिटिकल यूनिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी अलाउड फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम. अगर टैक्स का जो रेट है, राजा को जो रेट देना है, कॉमन है सबके लिए. इजी, बिजनेस इजी होता है. अगर आप नहीं दे रहे हो तो यस, राजा का सैनिक आपको पकड़ के ले आएगा. क्यों भाई, क्यों ऐसा काम नहीं कर रहे? पॉलिटिकल यूनिटी. अच्छा देखो, समझ लो बंगाल में टैक्स 12% है, बॉम्बे में टैक्स 8% हो. अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग टैक्स रेट हो तो बिजनेस करने में डिफिकल्टी होगी. एक ही रेट, एक ही सिस्टम, एक ही पॉलिसी. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इससे क्या फायदा हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड. एग्रीकल्चर उस जमाने में भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट मीन्स थे. And trade and commerce within the empire flourished. ट्रेड को अगर और सही तरीके से करने तो स्टैंडर्डाइज वेट, हर जगह पे स्टैंडर्डाइज वेट. 1 किलो यहां पर भी इतना है तो वहां पर भी इतना है. वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एम्पायर. ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्सटेंडेड ओवर द मलय पेनिनसुला इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया and in the west up to Greece and Egypt. Exports included silk goods, textiles and spices.
इंडिया के जो स्पाइस होते हैं ना बहुत पॉपुलर होते हैं बाहर में, आज भी पॉपुलर है। माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री फ्लरिश्ड, carpentry, pottery and masonry resulted in the production of beautiful artifacts. So basically ये समझ सकते हो कि एकदम मस्त तरीके से हर लेवल पे, हर सिचुएशन पे बिजनेस चल रहा है। The government collected taxes. Taxes क्यों कलेक्ट करते हैं सर? गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? बताता हूँ। From the farmers, miners and other professionals. और इस टैक्सेस का क्या किया उन्होंने? It used these taxes to pay the salaries of the officers and soldiers, as well as build facilities for the welfare of the people. क्या हमारी आज की गवर्नमेंट टैक्स लेकर हमारा वेलफेयर कर रही है? नहीं नहीं, वो तो अपने वेलफेयर करने में ही बिजी है। शायद देखो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन स्कीम लाया है कि पुराने सारे पैसे को आप एक्सचेंज करा लो, नए सिस्टम बनाएंगे। देखो शायद हमारे मोदी जी एक नए अशोक या नए चंद्रगुप्त मौर्य या नया बिंदुसारा का रूप हो। Let's see, we all can hope and pray. Some of the facilities that Ashoka built were as follows. अशोका ने क्या किया? He built wide roads and planted shady trees on both sides. Shady trees कि चलो थक जाओगे चलते चलते तो बैठोगे पेड़ के नीचे, आराम मिलेगा। Rest houses and wells were built along the roads for travelers. Rest houses जिसे धर्मशाला कहते हैं, और वेल कुआं, कुआं का पानी ठंडा रहेगा कि चलो बैठ के पानी का तो कम से कम व्यवस्था हो। There were hospitals for the care of people and animals. देखो कितना इंपॉर्टेंट है एनिमल्स। क्या आज के दिन हम इतने सेंसिटिव है कि हम एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं? नहीं, बट उस समय अशोका वाज दैट सेंसिटिव। Waterways and canals were built for irrigation and transport. पानी से इरिगेशन भी हो रहा है और पानी से ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। Mauryan art and architecture. Most of the information about the Mauryan period comes from the Ashokan edicts, pillars, stupas and viharas, which were constructed during his reign. Reign मतलब उसके rule का period. Ashoka is said to have built a large number of stupas throughout the kingdom. Out of these, the stupa at Sanchi is the most famous. So more or less we have come to know about the greatness of this kingdom. ये kingdom कितना great था। अब हमें बस पढ़ना है कि हर एक अच्छा चीज end होता है। Yes, Ashokan empire या चंद्रगुप्त मौर्य empire also started declining. जैसे हमने कहा था कि हर अच्छा चीज कभी ना कभी खत्म होता है। So decline of the Mauryan empire, इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर फिर भी डिक्लाइन हो गया। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेहनत करके जब कुछ मिलता है ना, मेहनत करने के बाद जब कुछ चीज हासिल होती है तो उसका वैल्यू अलग रहता है। दैट इज लाइक अमृत। बट बिना मेहनत किए जब फ्री में विरासत में कुछ मिल जाता है ना, तो वो एक तरह का पॉइजन का काम करता है। तो यस, चंद्रगुप्त ने मेहनत किया, बिंदुसारा ने भी मेहनत किया, अशोक ने भी बहुत मेहनत किया, बट शायद जब पापा के पास बहुत कुछ होता है तो पापा लोगों को भी लगता है कि चलो मैंने इतना मेहनत किया तो मेरे बच्चों को तो कंफर्ट मिलना चाहिए, बस वही गलत हो जाता है। तो ये अपील है बच्चों आप लोगों से, आपके पापा का मेहनत का फल आपको जब मिल रहा है, यस यू हैव द राइट टू एंजॉय, बट आप मेहनत करना बंद नहीं कर सकते हो, वरना होगा क्या, आपके साथ भी यही होगा, आप कमजोर बन जाओगे। एक जैसे बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, अभी आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे। अ कैटरपिलर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बटरफ्लाई, बट ये कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी, बहुत मेहनत लगता है, कैटरपिलर को बहुत मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसके पंखों में जब वो बटरफ्लाई का प्रोसेस में रहता है, वो एनर्जी कहां से आएगा, बहुत मेहनत करने से है वो एनर्जी आता है। अगर वो मेहनत को हटा दिया जाए, एनर्जी खत्म हो जाएगा। सो यस, कहीं ना कहीं अशोका के जो बच्चे थे, मे बी दे वर नॉट दैट ब्रेव, दे वर नॉट दैट हार्ड वर्किंग, इतना बड़ा राज्य को नहीं संभाल पाए।
तो ध्यान रखना कि अगर बहुत पावरफुल सिचुएशन आपके हाथ में है, आपके पापा ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्ट एंड एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द एम्पायर, याद रखना कि अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के तरफ रह गए तो एक दिन वो सारा पावर, सारा एम्पायर चला जाएगा। सो एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने आप को केपेबल बनाओ। चलो आगे पढ़ते हैं। द मौर्यन एम्पायर डाइड नॉट, ओ सॉरी नॉट डाइड, मैं क्या पढ़ रहा हूं। द मौर्यन एम्पायर डिड नॉट लास्ट long after the death of Ashoka. Though the empire continued to exist for nearly 50 years after Ashoka's death, it had lost all its vitality. Vitality मतलब power, energy, force, command, सब खत्म। अशोका के मरने के 50 साल तक जैसे तैसे, आपके पास बहुत पैसे हैं तो एक झटके पे तो आप नहीं जीरो होते हो ना। तो पूर्वजों का आशीर्वाद से 50 साल आपको और मिला, पर ये 50 साल भी क्योंकि आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं था, एक पिता का कैरेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं रहे, आगे बच्चों का भी नहीं रहता है। अशोका का कैरेक्टर तो देखो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर था, बट यस लेटर ऑन ही डेवलप्ड इनटू लव एंड नॉन वायलेंस। मगर जब लालच किसी के भी मन में पनपती है, अशोका तो बन गए चलो भाई प्यार भाव में रहो, बट आने वाले टाइम पे अशोका को नहीं पता था कि कुछ लालची लोग जिनको मैंने प्रोविंस संभालने के लिए जनरल बनाया है, वही लोग मेरे बच्चों के जीवन को अटैक करने वाले। अशोका ने भरोसा किया, बट नहीं, भरोसा पे काम नहीं होता है। पावर का लड़ाई है, अगर मुझे ज्यादा पावर है तो यस मैं जाके सर कलम कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। आइए देखते हैं कैसे हुआ। बृहद्रथा, बृहद्रथा was the last Mauryan ruler who was killed by the commander in chief पुष्यमित्र सुंगा। यही हुआ, खुद का कमांडर ने बृहद्रथा को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। नाम तो देखो इसका, क्या नाम है, पुष्य या मित्र। अगर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो मित्र मतलब फ्रेंड, फ्रेंड को मैं पुश करूंगा, या आई विल डू दैट। और सूंगा, सूंघ लिया था उसने, यस मुझे ये पावर चाहिए। और कब किया इसने ऐसा काम? इन द 2nd century BC। The reason for decline of Mauryan Empire were as follows. Under the weak successors of Ashoka, weak successors, ध्यान रखना, provincial governors began to declare their independence. Provincial governments, 4 province पे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, हर प्रोविंस 4 प्रोविंस में डिवाइडेड था। तो प्रोविंस के जो गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं ही पावरफुल हूं, राइट। तो कमजोर, अशोका के पुत्र कमजोर थे, इसीलिए इन्होंने ये गुस्ताखी की कि यस आई विल गो एंड चैलेंज एंड आई विल गो एंड मर्डर। एक और बात, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रिंग अ ह्यूज एम्पायर प्रूव टू बी अ बर्डन ऑन द स्टेट ट्रेजरी। आर्मी को टाइम पे पैसा नहीं दोगे तो यस उनकी लॉयल्टी भी चेंज हो सकती है। आर्मी को पैसे नहीं मिले, गवर्नर्स ने कहा आर्मी को, सैनिकों को कहा कि देखो ये राजा तो कमजोर है, तुम्हें टाइम पे पैसे भी नहीं दे रहा है, तुम मेरा साथ दो। अशोक तो चले गए हैं, अब देखो वो जो चले गए हैं उनका गुणगान करते हुए क्या होगा, घर पे तो पैसे चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इस राजा को मैं मारता हूँ, मैं राजा बनता हूँ और मैं तुम लोगों का पूरा ध्यान रखूंगा। यही तो होता है और यही हुआ। सो ऐसे करके मौर्यन एम्पायर खत्म। ये कनेक्टिंग पास्ट विद प्रेजेंट मेरे ख्याल से आप पढ़ सकते हो
मुझे पढ़ाने की कोई दरकार नहीं है। और ये आप देख सकते हो 321 BC Chandragupta Maurya ascends the throne of Magad. 297 BC Bindusara, the father of Ashok, takes over the Mauryan Empire. अशोका का रेन था 268 to 232, that is 36 years. Not bad. चलिए, so basically with this we come to the end of this chapter, the Mauryan Empire. Next chapter हम करेंगे. And keep well, take care, all the best, bye bye.